गुड मॉर्निंग बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में दो रिएक्शन और डिस्कस होनी बाकी हैं। पहले इनको फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी रिएक्शन नंबर हो उसमें लिखो नेक्स्ट रिएक्शन हुबेन-हॉस्ट रिएक्शन। हुबेन-हॉस्ट रिएक्शन HOUBEN हुबेन-हॉस्ट रिएक्शन। हुबेन-हॉस्ट रिएक्शन रिएक्शन का डिटेल लिखो। लिखो व्हेन बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव when benzene derivative when benzene derivative where benzene ring is strongly activated when benzene derivative where benzene ring is strongly activated when benzene derivative where benzene ring is strongly activated is treated with cyanide is treated with cyanide is treated with alkyl cyanide is treated with alkyl cyanide along with HCl and AlCl3 or ZnCl2 along with HCl and AlCl3 or ZnCl2 AlCl3 or ZnCl2 followed by hydrolysis followed by hydrolysis followed by hydrolysis followed by hydrolysis then aromatic ketone then aromatic ketone is obtained then aromatic ketone is obtained then aromatic ketone is obtained। तो अब जैसे देखो, अगर हमने मान लो इसको कंसिडर किया है, ये एराइल सब्सट्रेट है। यहाँ पे आप देख रहे हो रिंग के ऊपर दो OR ग्रुप प्रेजेंट है। OR ग्रुप स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है। तो ये रिंग के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मींस रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं RCN plus HCl along with AlCl3 और ZnCl2। ठीक है, इसके साथ ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं।
इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को बोलते हैं हुबेन हॉस्ट रिएक्शन। अब जरा देखो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। साइनाइड को हमने कंसिडर किया, उसके साथ HCl है, साथ में AlCl3 है। जैसे गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन प्रोसीड करती है, उसी पैटर्न पे ये रिएक्शन भी प्रोसीड करती है। अब इसके बाद देखो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा। यहां पे इस OR का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, और इस OR का एक्टिवेटिंग इफेक्ट इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, मतलब चारों ऑर्थो पोजीशन एक जैसी है। कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, हर जगह इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये बन गया। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होता है, ये जो नाइट्रोजिनस पार्ट है, ये नाइट्रोजिनस पार्ट रिप्लेस हो जाएगा विथ ऑक्सीजन। ये इमीनियम इमीनो कंपाउंड है, तो हाइड्रोलिसिस पे इसका नाइट्रोजिनस पार्ट ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसको हुबेन हॉस्ट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के लिए जरूरी है कि रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होनी चाहिए। बेंजीन रिंग अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होगी तभी ये रिएक्शन ऑब्जर्व हो सकती है। तो रिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। मल्टीपल नंबर में भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, मतलब लास्ट रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन में। सोमलेट रिएक्शन, SOMMELET, सोमलेट रिएक्शन। सोमलेट रिएक्शन, सोमलेट रिएक्शन, इसका डिटेल लिखो बेटा।
when benzyl chloride when benzyl chloride is heated with when benzyl chloride is heated with alcoholic when benzyl chloride is heated with alcoholic solution of urotropine alcoholic solution of urotropine 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 when benzyl chloride is heated with alcoholic solution of urotropine followed by hydrolysis followed by hydrolysis followed by hydrolysis then benzaldehyde is obtained then benzaldehyde is obtained followed by hydrolysis then benzaldehyde is obtained तो रिएक्शन का डिटेल देखो हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है ठीक है बेंजाइल क्लोराइड को हमने कंसीडर किया बेंजाइल क्लोराइड को ट्रीट कर रहे हैं सबसे पहले यूरोट्रोपिन के साथ CH2 6N4 इसको यूरोट्रोपिन बोलते हैं और इसके साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन है C2H5OH को एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद मतलब ये इसके साथ हीट करते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है अब जरा देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी बेंजाइल क्लोराइड है और यूरोट्रोपिन के साथ इसको ट्रीट करे तो यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है इसका चार नाइट्रोजन है टोटल हर दो नाइट्रोजन के बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है कोई भी दो नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो वो आपस में कनेक्टेड है और उनके बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसा स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन का ठीक है इसको हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन भी बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन अब देखो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को हटा देता है ये बन गया क्लोराइड आयन को रिमूव करके
अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर बेंजीन रिंग है, तो ये बेसिकली एक एन पॉजिटिव जो होता है, मतलब अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से। और इधर फिनाइल ग्रुप भी है। अगर यहाँ पे कार्बन आयन डेवलप हो, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, तो उस कार्बन आयन को ये स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो सफिशिएंटली एसिडिक है, ये हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक है। तो इस हाइड्रोजन को कोई भी बेस आसानी से रिमूव कर सकता है। इवन वीक बेस भी यहां से हाइड्रोजन को इजिली रिमूव कर सकता है। तो इससे देखो ये फॉर्म हो जाएगा। बेंजीन रिंग को मैं यहाँ पे 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। CH डबल बॉन्ड N, 5CH डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अब देखो बेटा यहाँ पे जब ये क्लोराइड आयन हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो HCl बन जाएगा। ठीक है, और इधर आप देखो जिस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन आयन फॉर्म होना है, तो ये कार्बन आयन HCl से हाइड्रोजन ले लेगा। तो हाइड्रोजन ले लेगा तो मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, NCH3 होगा यहाँ पे, NCH3। ठीक है, NCH3 होगा। और अब इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये एक इमीनियम सॉल्ट बोला जाएगा, ये इमीनियम सॉल्ट है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इमीनियम सॉल्ट कोई भी हो, नाइट्रोजन से कुछ भी अटैच हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे कि पूरा का पूरा नाइट्रोजनस पार्ट हटेगा और वहां पे ऑक्सीजन आएगा। तो इस रिएक्शन में भी ये बात देखने को मिलेगी। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस से ये पूरा पार्ट हट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन आने का मतलब बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो बेंजल डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो ये सोमलेट रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए ये सोमलेट रिएक्शन है। एक रिएक्शन मुझे और याद आई जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं अब यहाँ पे बताऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता देता हूं आपको। विल्समेयर रिएक्शन मैंने एक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। जो लेक्चर मैंने शेयर किया था, वीडियो लेक्चर आपको देखने के लिए, उसमें एक रिएक्शन थी विल्समेयर रिएक्शन। वो रिएक्शन भी बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। आप नाम लिख लेना और उसका डिटेल आप देख लेना पीछे नोट से। विल्समेयर रिएक्शन, उसमें भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। 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 तो उसमें लिखो
लिखो, दे कैन मेनली पार्टिसिपेट, they can mainly participate, they can mainly participate in following type of chemical reaction, they can mainly participate in following type of chemical reaction, they can mainly participate in following type of chemical reaction. अब देखो कौन कौन सी रिएक्शन है. नंबर 1, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन. नंबर 2, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, disproportionation reaction. Number 3, addition reaction. Addition reaction. Number 4, oxidation reaction. Oxidation reaction. Number 5, polymerization reaction. एक मिनट, रिडक्शन रिएक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन. एंड नंबर 6 लिख लेना, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. तो इतनी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं. बट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो कंडेंसेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन का है. बाकी एडिशन की जहां तक बात है, एडिशन का जो जनरल मैकेनिज्म है, जो जनरल डिटेल है, वो मैं पहले ही आपको एल्कीन में बता चुका हूं. तो अभी आज की क्लास में तो हम लोग एडिशन रिएक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो आप जो है नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास से पहले, ठीक है, आप एडिशन रिएक्शन एल्कीन से जो है वो रिवाइज कर लेना, जो एल्कीन में मैंने बताया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में. उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे आप पढ़ जाना, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे. कंडेंसेशन रिएक्शन नोट करो. लिखो, combination of two molecules, combination of two molecules with each other, combination of two molecules with two or more molecules with each other, combination of two or more molecules with each other by the removal of compounds, by the removal of compounds, by the removal of compounds like, by the removal of compounds like, by the removal of compounds like water, ammonia, water, ammonia, ethanol, water, ammonia, ethanol, CO2, water, ammonia, ethanol, CO2, etc. Water, ammonia, ethanol, CO2, etc. is termed as condensation reaction. Is termed as condensation
reaction is termed as condensation reaction. आगे लिखो, characteristic of condensation reaction. Characteristic of condensation reaction. Characteristic of condensation reaction. इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाना. फर्स्ट पॉइंट लिखो, in condensation reaction, generally substrate molecule, in condensation reaction generally substrate molecule possess a carbonyl functional group. A carbonyl functional group. Generally, substrate molecule possess a carbonyl functional group. लिख लो, however in some cases, ester and cyanide however in some cases ester and cyanide may also acts as substrate. तो ये तो सबस्ट्रेट की बात हो गई, जो कंडेंसेशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. अब आप सेकंड पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट लिखो, reagent involved in condensation reaction must possess at least one acidic alpha hydrogen. At least one acidic alpha hydrogen. अब जब हमने एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की बात की है, इसका मतलब है कि उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो एनायन बनेगा वो एनायन सफिशिएंटली स्टेबल होना चाहिए. उसको स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर वहां पे होना चाहिए. मतलब नेगेटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर डेवलप हो रहा है, या तो वो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या उस एटम को अगर हम कंसीडर करें तो उसके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस हो, या उस एटम से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच हो जो उसको स्टेबलाइज कर रहा हो. ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एनायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो कम से कम जो रिएजेंट मॉलिक्यूल है, रिएजेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो, रिएक्शन is generally catalyzed by bases. However, यहां पे एक चीज और लिख लेना, however some condensation reaction may also be acid catalyzed. ज्यादातर कंडेंसेशन रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड होती हैं, लेकिन कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती हैं. ठीक है.
तो ये तो कंडेंसेशन रिएक्शन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब जैसे देखो, कुछ ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो सिर्फ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ सबस्ट्रेट की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ रिएजेंट की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को, इसी तरीके से बेंजोफिनोन को, बेंजोफिनोन, ऐसे ही अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एसिड का एस्टर, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एल्काइल बेंजोएट एटसेट्रा, ये सिर्फ सबस्ट्रेट की तरह रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक्ट्स ओनली एज सबस्ट्रेट, एक्ट्स ओनली एज सबस्ट्रेट, तो ये सिर्फ सबस्ट्रेट की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनके पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। और मैंने आपको बताया था कि एस्टर भी कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये सिर्फ रिएक्शन में एज अ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं CH3 CN, ठीक है, CH3 CN, CH3 CH2 NO2, CH3 CH2 NO2, CH3 CH2 CO Cl, ठीक है, CH3 CH2 CO Cl, CH3 CH2 CO O CO R एटसेट्रा। अगर इनको कंसिडर किया जाए, दे कैन पार्टिसिपेट ओनली एज रिएजेंट, acts only as reagent, acts only as reagent, ये वाला जो है ये एज ए सबस्ट्रेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको अगर हम देखें तो CH3CN को, क्योंकि साइनाइड भी मैंने बोला था कि वो सबस्ट्रेट की तरह इन्वॉल्व हो सकता है, बट एक ही रिएक्शन में ऐसा होता है, तो मैं इन जनरल इसको भी यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। तो इन सबके पास आप देखो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये सिर्फ एज अ रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CHO, CH3CO CH3, CH3CO O C2H5, ठीक है, C6H5 CO CH3 एक्सेट्रा। अब अगर आप इनको देखो, यहां पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एक्ट्स एज सबस्ट्रेट
and reagent both. अब मैं आपको बता दूं कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की तरह पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों की तरह बिहेव करता है, तो वहां पे सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी होगी। इनके साथ सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट कभी भी सेल्फ कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये हमेशा क्रॉस कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये हमेशा क्रॉस कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इनकी बात करें तो ये हमेशा क्रॉस कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये सेल्फ कंडेंसेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं along with क्रॉस कंडेंसेशन। इसलिए ये क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है। तो बताओ बेटा, ये समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई? अब बात आती है कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो मैं जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, उसके बाद फिर इनके एग्जाम्पल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम एक रिएजेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा रहे हैं। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। वैसे कंडेंसेशन रिएक्शन में मोस्टली आप देखोगे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। साथ में हमने एक बेस कैटलिस्ट यूज किया। बेस कैटलिस्ट के साथ हीट करते हैं। बेस कैटलिस्ट के साथ हीट करने पे ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब बताते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है। ये बेस से हमें बेस एनायन मिला। बेस एनायन क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, ये वाला बॉन्ड पेयर कार्बन को ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा, उस कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। जितना स्टेबल कार्बन आयन फॉर्म होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का रिमूवल उतना फास्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये एज अ रिएजेंट अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर।
एज अ रिएजेंट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो जनरली ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ये रिएक्शन का जनरली स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो ये एल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो गया। अब इसके बाद ये एल्कोक्साइड आयन क्या करता है, जो हम ये यूज कर रहे हैं, ये BH जो रिमूव हुआ है यहां से, ये एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, इससे बेस एनायन रीजनरेट हो जाएगा। बेस एनायन एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूस हो जाएगा एक एडक्ट, ये एडक्ट प्रोड्यूस होगा, एडक्ट यानी कि एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आगे जरा देखो क्या होगा। यहां पे आप देख रहे हो कि ये OH जो है ये न्यूक्लियोफ्यूज की तरह प्रेजेंट है, पुअर न्यूक्लियोफ्यूज है OH। तो पुअर न्यूक्लियोफ्यूज प्रेजेंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन है। तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफ्यूज के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, और बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी अटैच है। ये पुअर न्यूक्लियोफ्यूज है, पुअर न्यूक्लियोफ्यूज के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है। ये सारी कंडीशन E1CB मैकेनिज्म के फेवर में होती है, E1CB मैकेनिज्म के फेवर में है ये कंडीशन। तो क्या होता है, बोलते हैं कि ये बेस एनायन जो यहां पे रिमूव हुआ है, ये बेस एनायन के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्या करेगा, ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। बेस एनायन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो पहले तो ये बॉन्ड पेयर कार्बन को ट्रांसफर होता है, कार्बन आयन बन जाता है। उस कार्बन आयन को ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा होगा। बाद में वो कार्बन आयन जो है पाई बॉन्ड बन करके आगे ट्रांसफर होता है और OH रिमूव होता है। तो मैं सीधे दिखा रहा हूं इसको, ये यहां आ गया बॉन्ड पेयर और यहां से OH रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां पे फॉर्म हो जाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस BH प्लस OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव जो है फिर क्या करेगा भाई, OH नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके बेस एनायन को रीजनरेट कर देगा। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। ये जो कैटलिस्ट है वो लास्ट में रीजनरेट हो रहा है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब एक बात आप ध्यान देना, अगर इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा, रिएजेंट के अल्फा कार्बन पे अगर एक ही हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन जो है वो इस स्टेज के आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। तब यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर वहां ये रिएजेंट के अल्फा कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो जो एडक्ट बनेगा ना, एडक्ट में यहां पे बीटा कार्बन पे OH के रेस्पेक्ट पे बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये डिहाइड्रेट नहीं हो पाएगा। इस स्टेप की मैकेनिज्म E1CB है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन की जनरल मैकेनिज्म है। अब आप लिखो एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले एक बार आप सारे नेम लिख लो। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो, कंडेंसेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पूछी जाने वाली कोई रिएक्शन है नहीं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, और अभी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिएक्शन डिस्कस होगी, कैनिजारो रिएक्शन। ये दो सबसे ज्यादा कॉमन रिएक्शन है जिन पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन पहला एग्जांपल है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन। सिर्फ नाम ही अलग है, बाकी सारा काम एल्डोल कंडेंसेशन वाला ही है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन हो रहा है या एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। क्लेजेन सिमिट्स कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन का एक स्पेशल केस होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है परकिंस कंडेंसेशन। अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, परकिंस कंडेंसेशन। ठीक है, परकिंस कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो है स्टॉब कंडेंसेशन। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रिएक्शन की। स्टॉब कंडेंसेशन। फिर उसके बाद अगली रिएक्शन डिस्कस करेंगे नोवेंगल्स रिएक्शन। ये थोड़ी बहुत फेमिलियर रिएक्शन है ये। नोवेंगल्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस होगी वो है क्लेजेन कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि लगभग इसके सारे फीचर्स एल्डोल कंडेंसेशन जैसे होते हैं, बट एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऑब्जर्व होती है और क्लेजेन कंडेंसेशन एस्टर के साथ ऑब्जर्व होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेजेन कंडेंसेशन। ठीक है, क्लेजेन कंडेंसेशन के बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। REFORMATSKY, रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। ये रिएक्शन भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखती है। और लास्ट में डिस्कस करेंगे डार्जेंस डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। अगर मुझे इन रिएक्शंस को रेट करना हो तो ये तो पूरे 5 स्टार वाली रेटिंग की रिएक्शन है। इससे हाई रेटिंग किसी को दी ही नहीं जा सकती। ठीक है, ये बस ऐसे ही है। परकिंस कंडेंसेशन को आप 3.5 स्टार दे सकते हो। स्टॉप कंडेंसेशन को 1 स्टार भी देना बहुत बड़ी बात है। नोवेंगल्स रिएक्शन को आप 3 स्टार दे सकते हो। क्लेजेन कंडेंसेशन अब एल्डोल कंडेंसेशन के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन 4 स्टार रेटिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
रीफॉर्मेटिस की रिएक्शन 3 स्टार रेटिंग वाली रिएक्शन है और ये 2 स्टार रेटिंग वाली रिएक्शन, बस ये समझ लो। इसका मतलब आपका सबसे ज्यादा फोकस इस पे और इस पे होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप लिखो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, इसका डिटेल लिखो। एल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल लिखो। When a carbonyl compound containing at least 2 alpha hydrogen, when a carbonyl compound containing at least 2 alpha hydrogen, when a carbonyl compound containing at least 2 alpha hydrogen is treated with a dilute alkali, dilute alkali इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कंसंट्रेटेड एल्कली से अलग प्रोडक्ट बनता है। is treated with a dilute alkali at temperature less than 20 degrees centigrade, at temperature less than 20 degrees centigrade, then the formation of an addition product, aldol takes place. Then the formation of an addition product aldol takes place. Then the formation of an addition product aldol takes place. देखो, which undergoes dehydration at higher temperature, which undergoes dehydration at higher temperature, which undergoes dehydration at higher temperature greater than 80 degrees centigrade, which undergoes dehydration at higher temperature greater than 80 degrees centigrade to produce alpha beta unsaturated carbonyl compound. To produce alpha beta unsaturated carbonyl compound. To produce alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो देखो बेटा, यहां पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसको हम मान लो सेम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं। अभी एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। सेम कार्बोनिल कंपाउंड से हमने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में टेम्परेचर अगर मान लो हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रख रहे हैं, तो पहले ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH
OH CH2 CHO, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं एल्डोल, जनरल नेम है। एल्डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, एल्डिहाइड भी है और OH भी है, इसलिए एल्डोल बोला जा रहा है। ठीक है, तो एल्डोल बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं एल्कैली की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, हमने इसको हीट किया एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है E1CB मैकेनिज्म के थ्रू, और ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH इसका फॉर्मेशन होता है, प्लस H2O। ये रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म आपको बता दूं, वही जनरल मैकेनिज्म जो अभी आपने देखा है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव आप यहां पे देख रहे हो, ये OH नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, तो कार्बन आयन बन जाएगा। OH नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, कार्बन आयन बनेगा। वो कार्बन आयन इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया। अब ये O नेगेटिव जो वाटर है, देखो OH नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो वाटर बन जाएगा। तो ये O नेगेटिव जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, वो वाटर से हाइड्रोजन लेकर के एडिशन प्रोडक्ट एल्डोल बना लेता है। तो ये पहले स्टेप की मैकेनिज्म क्लियर हो गई बेटा? ये एल्डोल फॉर्मेशन तक की मैकेनिज्म समझ में आई, या फिर से रिपीट करूं? मैं फिर से बता देता हूं, यहां से बेस एनायन OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो कार्बन आयन बना। ये कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो इससे बन जाएगा CH3CHO नेगेटिव CH2 CHO, CH3CHO नेगेटिव CH2 CHO। तो वो जो O नेगेटिव है वो वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, OH नेगेटिव को रीजनरेट कर देगा, तो ये एडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये एडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब एडक्ट फॉर्म हो गया तो फिर क्या होगा, फिर ये एडक्ट का कंडेंसेशन होगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा E1CB मैकेनिज्म के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पे E1CB की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये E1CB मैकेनिज्म के थ्रू डिहाइड्रेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कैसे, ये तो OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफ्यूज है। तो न्यूक्लियोफ्यूज कैसा है, पुअर न्यूक्लियोफ्यूज है। यहाँ पे OH नेगेटिव पुअर न्यूक्लियोफ्यूज है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है या बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो E1CB की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये E1CB के थ्रू डिहाइड्रेट होकर के इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें लिखो बेटा, डिपेंडिंग अपॉन the number of carbonyl molecules involved, depending upon the number of carbonyl molecules involved, depending upon the number of carbonyl molecules involved, depending upon the number of carbonyl molecules involved, aldol condensation reaction aldol condensation reaction aldol condensation reaction are classified
aldol condensation reaction are classified into following two categories. Into following two categories. Into following two categories. Number one, into following two categories. Number one, intermolecular aldol condensation. Intermolecular aldol condensation. ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन. और दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन. ये दो क्लासिफिकेशन है, इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन एंड इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन. अब कैसे ये क्लासिफिकेशन है कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है तो उसको इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर एल्डोल कंडेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है तो उसको इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं. तो आप इस बात को नोट कर लो, इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के डिटेल में लिखो. इफ एल्डोल कंडेंसेशन occurs, if aldol condensation occurs, if aldol condensation occurs between two molecules of carbonyl compound, if aldol condensation occurs between two molecules of carbonyl compound, if aldol condensation occurs between two molecules of carbonyl compound, whether they are same or different, whether they are same or different, whether they are same or different, then it is called intermolecular aldol condensation. Then it is called intermolecular aldol condensation. आगे लिखो, then it is called intermolecular aldol condensation. फिर इसमें नोट करो, it is further classified, it is further classified, it is further classified into two categories. It is further classified into two categories. तो इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. अब कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन है लिखो. नंबर वन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. तो इसमें लिखो बेटा, when aldol condensation occurs, when aldol condensation occurs between, when aldol condensation occurs between two molecules, between two molecules of same carbonyl compound, between two molecules of same carbonyl compound having at least two alpha hydrogen, having at least two alpha hydrogen, having at least two alpha hydrogen, then reaction belongs to this category. Then reaction belongs to this category. Then reaction belongs to this category. अभी जो मैंने इस एसिटल्डिहाइड वाली जो रिएक्शन लिखा था वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल होगा. दो मॉलिक्यूल हमने एसिटल्डिहाइड का यूज किया था, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बना है वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोला जाएगा. अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे बिना मैकेनिज्म को लिखे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो,
एक तरीके से क्रैम करने का तरीका बता रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे का अल्फा कार्बन, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन को आपको सामने रखना है। अरे ये निशांत, तू डराने आया है क्या सबको? निशांत, तुझे और कुछ जो है मतलब लगाने को नहीं मिला? निशांत, यहां बैठे हुए काफी सारे लोग तो डर गए होंगे। क्यों भाई? तो देखो, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो, इथेनॉल को हमने कंसिडर किया है, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं। इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया। देखो यहां पे ये इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे इसके 3 हाइड्रोजन है। तो जब हम इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे, मैं सीधे आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बता रहा हूं, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ठीक, अब इससे क्या बन जाएगा, इससे फॉर्म हो जाएगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो, इसके दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होंगे बेटा। ये जो प्रोडक्ट है इसके दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होंगे। एक एक स्ट्रक्चर तो ये है, इसका एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। एक स्ट्रक्चर इसका ये भी हो सकता है, मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। अब जैसे देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं एसीटोन को, एसीटोन को हमने लिया, एसीटोन को दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हीट किया है। इसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे एसीटोन का ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये रिमूव हो जाएगा और यहां से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना, यहां पे जो प्रोडक्ट बना है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि अगर आप इस कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो, यहां पे जो दो ग्रुप प्रेजेंट है ये आइडेंटिकल, ये दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
अब इसी तरीके से देखो, अगर हमने कंसीडर किया साइक्लोहेक्सेनोन को, साइक्लोहेक्सेनोन, एक मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं, तो अगर इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, आप देख सकते हो, जैसे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन। ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है बेटा? मैकेनिज्म को बिना लिखे आप कैसे प्रोडक्ट तक पहुंचोगे, ये समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, सिर्फ हाँ ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड, 3 लोगों को तो समझ में आ गया। अच्छा, 4 को समझ में आ गया, 5 को समझ में आ गया, वेरी गुड। और बाकी लोग भाई, भाटिया साहब? अच्छा, 6 को सर समझ आ गया, आ लिख गया। दिया मैंने, अच्छा, लिखा लिखा हुआ है तुमने? मैंने ये। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक। तो ये तो बात हो गई सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की। अब आप लिखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें लिखो, लिखो इफ एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स, if aldol condensation occurs, if aldol condensation occurs between two different molecule of carbonyl compound, between two different molecule of carbonyl compound, then it is called cross aldol condensation, then it is called cross aldol condensation, then it is called cross aldol condensation। आगे लिखो, here cross product is always major product, here cross product is always major product, here cross product is always major product, here cross product is always major product। अब अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कंसीडर करें तो इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरी ऑब्जर्व होती है।
अब इसमें आप नोट कर लो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इसमें फर्स्ट केस लिखो, केस 1। फर्स्ट केस लिखो, if only one of them, if only one of them, if only one of them possess alpha hydrogen, if only one of them possess alpha hydrogen, if only one of them possess alpha hydrogen, ठीक है। तो अगर जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उनमें से सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब क्या होगा? तो जरा देखना बेटा, जैसे हमने कंसीडर किया फॉर्मल ये बेंजल डिहाइड को, बेंजल डिहाइड, और इसके साथ हमने कंसीडर किया एसिटल डिहाइड। बेंजल डिहाइड को एसिटल डिहाइड के साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें, ठीक है, तो ये सिर्फ सबस्ट्रेट की तरह ही बिहेव कर सकता है, रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं और इसको 2 बोल रहे हैं, तो यहां पे दो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। एक प्रोडक्ट ये होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको हम बोलेंगे 1,2, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो होगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये क्या है? ये है 2,2, ये सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहां पे देखें तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस प्रोडक्ट का डोमिनेंस होगा, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। तो एक केस तो ये हो गया, बेंजल डिहाइड को हमने एसिटल डिहाइड से रिएक्ट कराया डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हीट किया, तो हीट करने पे बन गया यहां पे ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये सेल्फ प्रोडक्ट, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर मान लो हमने कंसीडर किया, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये मेरे नाम से पहले एक बच्चा आ गया था कोई, ये निशांत शर्मा के नाम से। मैं तो अच्छा अब अच्छा एंटर अच्छा, हुआ सर क्लास में, मेरी आज साइड के नेट स्टेबल में क्लास में एंटर ही नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग से पढ़ लूंगा। वो तो अभी मेरे पास मैसेज आया मेरे फ्रेंड्स का कि मेरे नाम से ही कोई आ गया है ये, अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा, ये माइक ऑन करके फोटो लगा के। चलो कोई बात नहीं। ओके सर। तुम भी तो आयरन मैन बन करके आए हो। यस सर, मैं वो फोटो नहीं लगाते, पता नहीं कौन आ गया, देखो सर इन्होंने फायदा चलो उठा कोई लिया। कोई नहीं, तुम्हारा यार ही होगा कोई। यस सर, वो मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, सब मिले जुले हो तुम लोग। नो सर, हाँ, पर देखो सर मेरी क्या गलती, ये तो ऐसे आगे फायदा उठाने मेरा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ओके सर।
मैं तो इधर बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा था, अचानक से मैं देखता हूँ स्क्रीन पे जो कुछ अजीब सा दिखा, बाकी बच्चों को भी दिखा होगा। अब आप एकदम से अगर मुड़ करके देखो, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई पड़े तो आप तो डर ही जाओगे। मतलब तुम लोगों ने तो एकदम हॉरर शो क्रिएट कर दिया है। वैसे मुझे पता था कि निशांत ऐसा नहीं कर सकता है, कोई डुप्लीकेट निशांत आ गया है। यस सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक केस, जिसमें मैंने क्या बताया कि जो दो मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, इन दो मॉलिक्यूल में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। लिखो सेकंड केस। If both carbonyl compound possess alpha hydrogen, if both carbonyl compound possess alpha hydrogen, then if both carbonyl compound possess alpha hydrogen, then total 4 products are obtained. Then total 4 products are obtained. Then total 4 products are obtained. 2 self-condensation product, 2 self-condensation product, and 2 cross-condensation product. 2 self-condensation product and 2 cross-condensation product. तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट होंगे और 2 क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट होंगे। 2 self condensation product and 2 cross condensation product, where cross product is always major product. Where cross product is always major product. अब क्योंकि दो क्रॉस प्रोडक्ट है तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। अब अभी मैं बताता हूं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया है एसीटोन को, ठीक है, एसीटोन को, और उसके साथ हम यूज कर रहे हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल, एसीटोन और प्रोपेनल, ये दो मॉलिक्यूल है। डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं। अब जरा देखो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा। एसीटोन का दो मॉलिक्यूल हमने लिया, एसीटोन का दो मॉलिक्यूल हमने लिया, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन रिमूव होकर के एक प्रोडक्ट ये बन गया। मैं यहां पे सीधे प्रोडक्ट बनाता जा रहा हूं। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये है 1,1, यानी कि सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब जरा देखो, इसी तरीके से प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल, ये प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए। अब इनके बीच में कंडेंसेशन हुआ, तो कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
ये है 2 2 अब देखो, अब एक पॉसिबिलिटी है जिसमें 1 को सबस्ट्रेट की तरह और 2 को रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। 1 को सबस्ट्रेट और 2 को रिएजेंट, तो जो सबस्ट्रेट होगा उसका ऑक्सीजन जाएगा, रिएजेंट का हाइड्रोजन जाता है। तो एसीटोन को हमने बोला सबस्ट्रेट है और प्रोपेनल को हमने रिएजेंट बोला है। तो एसीटोन को सबस्ट्रेट और प्रोपेनल को रिएजेंट, तो ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा 1 2। ये 1 2 है, 1 सबस्ट्रेट है, 2 रिएजेंट है, तो ये 1 2 हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब चौथी पॉसिबिलिटी होगी, हम इसको प्रोपेनल को सबस्ट्रेट बना दे और एसीटोन को रिएजेंट बना दे। प्रोपेनल को सबस्ट्रेट बना दे और एसीटोन को रिएजेंट बना दे। ऐसा, अब देखो, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है 2 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखो, टोटल ये 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है, ये दोनों सेल्फ प्रोडक्ट है। तो 1 1 और 2 2 ये कभी मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकते। मेजर प्रोडक्ट या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि 1 2 है या 2 1 है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो किसमें ज्यादा स्टेबल है। ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें यह देखना है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां पे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप इसको देखो, तो इस डबल बॉन्ड के टोटल 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, टोटल 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, ठीक है, 1 2 के। और अगर हम 2 1 को कंसीडर करें तो 2 1 का सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब कि 1 2 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 2 1। तो अगर हम इनका ऑर्डर ऑफ यील्ड कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ यील्ड, ऑर्डर ऑफ यील्ड क्या होगी? सबसे ज्यादा 1 2, उससे कम 2 1, 1 2 के बाद 2 1। अब इसी तरीके से 1 1 और 2 2 को भी डिसाइड कर लोगे। अगर 1 1 को कंसीडर किया तो इसके टोटल 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर 2 2 को कंसीडर करें तो टोटल 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इसलिए 1 1 जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ यील्ड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको समझना। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये 4 प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं और इनमें कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये एनालिसिस समझ में आ गई आपको? यहां पे सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। ये मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, आप इसकी खुद से एनालिसिस करना।
और मुझे बताना है कि टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। अप्रोच यही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। ये कंपाउंड है, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। तो आपको अपने आप से एनालिसिस करनी है और बताना है कि टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये तो बात हो गई इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की। अब आप लिखो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें लिखो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय डाइएल्डिहाइड और डाइकीटोन। This reaction is given by dialdehyde or diketone. This reaction is given by dialdehyde or diketone or by ketoaldehyde when they are treated with dilute alkali. When they are treated with dilute alkali. आगे लिखो during the reaction 5 or 6 membered ring. During the reaction 5 or 6 membered ring is always produced. During the reaction 5 or 6 membered ring is always produced. During the reaction 5 or 6 membered ring is always produced. Therefore it is also called cyclization via aldol condensation. Therefore it is also called cyclization via aldol condensation. Therefore it is also called cyclization via aldol condensation. Therefore it is also called cyclization via aldol condensation. ठीक है, एक बात यहाँ पे और नोट करो। In intramolecular aldol condensation, best yield is given by diketone. Best yield is given by diketone. In intramolecular aldol condensation, best yield is given by diketone. तो सबसे अच्छी यील्ड यहाँ पे डाइकीटोन प्रोड्यूस करता है। अब जैसे देखो ये एक डाइकीटोन है, ठीक है, ये एक डाइकीटोन है
इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं। अब डाइल्यूट NaOH के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, एक का ऑक्सीजन जाएगा, दोनों में से किसी एक का ऑक्सीजन जाएगा, और किसी एक के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर इसका ऑक्सीजन जा रहा है तो फिर इसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा ये है या ये है, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा। अब ध्यान देना, अगर ये हाइड्रोजन जाता है और ये ऑक्सीजन जाता है तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? इसको आप देखो, कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है और यहां से ऑक्सीजन जाता है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और अगर यहां से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जाता है तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो हमेशा 5 या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लो। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये रिमूव होगा, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऑब्वियसली ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन, ध्यान से देना, ये कार्बन और ये कार्बन, जहां से हाइड्रोजन जा रहा है और जहां से ऑक्सीजन जा रहा है, उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और उस डबल बॉन्ड, उनमें से एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे मिथाइल होगा, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे मिथाइल होगा। एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है? मिथाइल है। ठीक है, अब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यही सारी चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा। अगर इस बात को समझ रहे हो तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कीटो एल्डिहाइड है, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, ये कीटो एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन जाए, इधर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, इधर है, तो जब ये रिमूव होंगे तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, तो 4 मेंबर रिंग, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये इस तरीके से रिमूव होगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप होगा, तो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्लस H2। ठीक है, अब जैसे देखो, ये कंपाउंड है, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। अब डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे, देखो क्या होगा,
एक पॉसिबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन रिमूव हो और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। और उसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये रिमूव हो जाए। कोई एक, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब आप देखो, चाहे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो या ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो, आइडेंटिकल सिचुएशन होगी बेटा। क्या सिचुएशन होगी? देखो, मैं अगर इसको कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसलिए आइडेंटिकल सिचुएशन होगी। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। अब कितने मेंबर रिंग बनेगी? देखो, ये आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। और दूसरे साइड से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और एक 7 मेंबर रिंग बनेगी। 7 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, आप उसको, उस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप नोट कर लो प्रैक्टिस के लिए। ये कंपाउंड है, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके बेटा।